their characteristic as well as their degree of impairment and classification. Then their educational programs or educational practices, what should be and what are going on in the present and contemporary scenario. Let's start. First, hearing impairment. Hearing impairment, also known as hearing loss or deafness, it is a partial or total inability to hear. कि देखिए, ये हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है इसी को हम लोग हियरिंग लॉस भी बोलते हैं और उसके साथ साथ डिफनेस भी बोलते हैं। हाँ, हियरिंग इम्पेयरमेंट और हियरिंग लॉस और डिफनेस जो है इसी को इंटरचेंजली तो यूज किया जाता है, लेकिन एक एक बार जो एम्पेयरमेंट का जो डिग्री है वो भी डिफाइन करता है कि किस लेवल का डिफनेस है, किस तरह का हियरिंग इम्पेयरमेंट है। बट इन जनरल वी समटाइम नोन दैट हियरिंग इम्पेयर ऑल्सो हियरिंग लॉस और हियरिंग डिफनेस। ओके, और ये हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है ये पार्शियल हो सकता है और उसके साथ साथ ये टोटल भी हो सकता है और कंप्लीट इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, जहाँ की हमको ये ईयर जो हमारा और हियरिंग का जो प्रॉब्लम है वो दिखने के लिए मिलता है। इट कैन अफेक्ट वन और बोथ ईयर एंड कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। और ये हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है ये एक तो एक कान में हो सकता है, वन ईयर में हो सकता है, आज वेल आज दोनों में एक साथ हो सकता है। उसी के साथ साथ ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी ये हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन इम्पैक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ इंक्लूडिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, education, social interaction, and overall quality of life. Like other kind of impairments, hearing impairment also affect complete or whole type of our life। कि हमारा लाइफ में जितना सारा सेक्शन है, जितना सारा स्कोप है, हर एक सेक्शन को, हर एक पार्ट को ये हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या करता है कि इम्पेक्ट डालता है। अगर हम एजुकेशन को देखिए तो एजुकेशन को इम्पेक्ट डालता है, सोशल लाइफ को देखिए सोशल लाइफ के ऊपर भी इम्पेक्ट डालता है, और ऐसे ही ये टोटल कंप्लीट क्वालिटी लाइफ के ऊपर ही क्या डालता है कि उसका असर डालता है। ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हियर एज वेल एज someone with normal hearing threshold of 20 dB or better in both ear is said to have hearing loss। कि अगर किसी को 20 या 20 से ज़्यादा डेसिबल का जो नए साउंड है वो सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको हम लोग मानते हैं कि उसी का कहीं ना कहीं हियरिंग इम्पेयरमेंट है और वो हियरिंग लॉस किया है। हियरिंग लॉस में बी मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। और ये जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है मैं पहले से बोल चुका हूँ, ये इसी का डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का इम्पेयरमेंट है, वो मिल्ड है या मॉडरेट है, सीवियर है या प्रोफाउंड है। वो डिफाइन करता है कि किस लेवल का वो इम्पेयरमेंट है। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है कि एक नॉर्मल आदमी जो है, नॉर्मल इंडिविजुअल 20 डेसिबल से उसको सुनाई देता है। अगर उसको ठीक से 20 डेसिबल या उससे से ज़्यादा को सुनाई नहीं दे रहा है तो हम लोग मानते हैं कि उसी का कुछ ईयर में प्रॉब्लम है। ओके, इट कैन अफेक्ट वन ईयर और बोथ ईयर एंड लीड टू डिफिकल्टी इन हियरिंग कन्वर्सेशन, स्पीच और लाउडनेस। कि ये हमको पता ही है कि ये एक ही कान में भी होता है, दोनों में भी होता है, और ये जो कन्वर्सेशन हम लोग करते हैं स्पीच में उस टाइम भी ये दिक्कत करता है। और ये भी माना जाता है और ये भी देखा जाता है कि अगर किसी का कोई हियरिंग इम्पेयर है, किसी का कान खराब है, तो वो उसका जो स्पीच है, उसका जो पीच है वो क्या रहता है, एकदम तो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है और एकदम उसका स्पीच लाउड हो जाता है। तो ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर कोई किसी का ईयर में प्रॉब्लम है, हियरिंग में दिक्कत आ रहा है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसका असर उसका स्पीच के ऊपर पड़ेगा, उसका वॉल्यूम के ऊपर पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, हार्ड ऑफ हियरिंग रेफर्स टू पीपल विथ हियरिंग लॉस रेंजिंग फ्रॉम मिल्ड टू सीवियर।
कि देखिए ये हार्ड ऑफ हियरिंग्स जो सुनने में जो दिक्कत आता है वो मेल से सीवियर तक हमको रेंज देखने के लिए मिलता है। पीपल हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग यूजुअली कम्युनिकेट थ्रू स्पोकन लैंग्वेज एंड कैन बेनिफिट फ्रॉम hearing aid, cochlear implants, and other assistive device as well as captioning कि देखिए ये जो लोग कि ये मेल से सीवियर तक रहते हैं जिनका कि हियरिंग इम्पेयरमेंट रहता है वो लोग को डिफरेंट डिफरेंट हियरिंग एड दिया जाता है पहनने के लिए और उनका जो कोक्लियर उसको इम्प्लांट्स किया जाता है। और आज का डेट में बहुत सारे असिस्टिव टेक्नोलॉजी निकल आया है जिसी को कि यूज करके लोग उनको सुनाई देता है और उसके साथ साथ वो लोग कैप्शन का ज़्यादातर यूज करते हैं। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है ओके ये हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए। नेक्स्ट, डीफ पीपल मोस्टली हैव प्रोफाउंड हियरिंग लॉस व्हिच implies very little or no hearing. They often use sign language for communication. कि अगर हम लोग डीफ पीपल जो हैं इनको दिखे तो उनको थोड़ा भी सुनाई नहीं देता है एक एक बार और कहीं कभी कभार थोड़ा बहुत सुनाई देता है ओके थोड़ा बहुत सुनाई देता है। और इस तरह का जिसके जहाँ हमको इम्पेयरमेंट दिखने के लिए मिलता है वहाँ हम लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं और वहाँ अगर हम ऐसे वर्बली बात करने के लिए ट्राई करेंगे तो वो यूजलेस बन जाता है। तो जो डीफ होता है डीफ पीपल होते हैं उनको उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमको साइंस लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, those who do not have sufficient residual hearing to enable them to understand speech successfully without special instruction, hearing of heart कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कि हियरिंग ऑफ हार्ड बोला जाता है कि अगर उनको सिर्फ आप स्पीच देते रहेंगे बिना इंस्ट्रक्शन से उनको कुछ समझ में नहीं आएगा तो उनको एक एक बार क्या बोला जाता है हार्ड ऑफ हियरिंग बोला जाता है। हार्ड ऑफ हियरिंग ऑफ दोज विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट मिल्ड एनफ फॉर देम टू लर्न विदाउट ग्रेट डिफिकल्टी। डीफ ऑडियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ नॉट हियरिंग डीफ पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर लैंग्वेज एंड कल्चर कि देखिए ये जो डीफ को अभी एक कैटेगराइज कर दिया जाए इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं कि ये हियरिंग इम्पेयर्ड वाला जो इंडिविजुअल रहते हैं लोग रहते हैं उनका किस तरह का वो कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि देखिए उनका तो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक रहता है और मैं उनको कुछ ग्रुप बना दिया हूँ थीम बना दिया हूँ और उसी के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो पहला मेजर कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है ऑडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो लोग रहते हैं इनको बहुत सारा ऑडिटरी कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है जो जिनमें से सबसे पहले आता है डिफिकल्टी हियरिंग इन नॉइजी एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल में स्ट्रगल टू हियर कन्वर्सेशन इन लाउड प्लेस मेकिंग सोशल इंटरेक्शन चैलेंजिंग कि देखिए इस तरह का जो इंडिविजुअल रहते हैं तो उनको कहाँ अगर ज़्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट है ओके तो वहाँ इनको कुछ समझ में नहीं आता है कुछ सुनाई नहीं देता है। तो इसीलिए जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है और चाइल्ड है और जो इंडिविजुअल है इनके लिए एक शांत परिवेश चाहिए होता है और वहाँ अगर कोई चिल्ला कर बोलेगा तो उनको सुनाई देता है अदरवाइज इनको कोई नॉइजी एनवायरनमेंट में कुछ सुनाई नहीं देता है। उसके बाद मिस हियरिंग और एक बहुत बड़ा जो दिक्कत वाला चीज़ आता है वो है मिस हियरिंग। ऐसे ही हमारा नॉर्मल से लोगों में तो भी ये दिखने के लिए मिलता है लेकिन जिनका ये जो लोग हियरिंग इम्पेयर्ड है उनमें ये ज़्यादातर दिखने के लिए मिलता है कि मिस हियरिंग कि आप कुछ बोले होंगे लेकिन उसको कुछ सुनाई दिया होगा। तो इस तरह का भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। और तीसरा वाला जो कैरेक्टरिस्टिक इसी के अंदर आता है वो है वॉल्यूम एडजस्टमेंट। और इनका एक बहुत और एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है वो है वॉल्यूम एडजस्टमेंट। इनको कुछ करना नहीं आता है क्योंकि वो लोग उनके हिसाब से एडजस्ट करेंगे और जो कि हमको लगता है कि एकदम हाई है लेकिन वो लोग के हिसाब से वो नॉर्मल रहता है ओके। और उसके बाद टिंटिनस ये भी एक तरह का एक्सपीरियंस है रिंगिंग जो बजिंग या रिंगिंग करते हैं ईयर में इसी में भी इनको बहुत दिक्कत आता है कुछ समझ में नहीं आता है और इनको लगता है कि कोई बुलाया नहीं है। और उसके साथ साथ लोकलाइजिंग साउंड कि अगर आप कोई बुला रहा है कहाँ से बुला रहा है उनको ये समझ में नहीं आता है। डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग डायरेक्शन कहाँ से ये आवाज़ आ रहा है
इनको ये भी समझ में नहीं आता है, और ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, ऑडिटरी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आ रहा है हियरिंग इम्पेयरमेंट का। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कुछ दिखने के लिए मिलता है। जो सबसे पहला आता है वो है रिकरिंग ईयर इन्फेक्शन। कि देखिए ये जो हियरिंग इम्पेयर जो होते हैं उनका जो ईयर होता है वो फ्रिक्वेंटली इन्फेक्ट होता है, और जो कि एक बहुत ही एक इमोशनल चीज है, और उसके लिए उनको बहुत जो पेन है वो फेस करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक इसी के अंदर आ रहा है यूजिंग हियरिंग एड, और इनको बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस जो है उसको यूज करना पड़ता है कुछ कम्युनिकेट करने के लिए। नहीं तो वो कैकलेयर्स जो है उसको इम्प्लेंट करना पड़ता है। ओके, नहीं तो हियरिंग एड जो है उसको ये लोग यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्लासरूम बिहेवियर। क्लासरूम में अगर कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड है और उसी को आप पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आप नॉर्मल जो चाइल्ड होते हैं उनको एक नॉर्मल वॉइस में आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला चाइल्ड है तो उनको पढ़ाने के लिए आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ेगा, और जब आप चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाएंगे तब दूसरा वाला चाइल्ड को इरिटेट लगेगा। तो इस तरह का कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो क्लासरूम में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद फिजिकल कोऑर्डिनेशन, इनको तो फिजिकली कोऑर्डिनेट कुछ करने के लिए भी दिक्कत आता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ भी बहुत सारे सोशल इमोशनल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड का देखने के लिए मिलता है। पहले पीयर रिलेशनशिप, ये जो चाइल्ड होते हैं इनको पीयर रिलेशनशिप को लेकर एक दिक्कत आता है कि ये लोग अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते। हो गया, ये लोग खुद को आइसोलेट कर देते हैं, क्योंकि इनको बहुत बार जो बच्चे बात करते रहते हैं इनको समझ में नहीं आता है, और जिसके कारण कि ये फिजिकली इम्पेयर्ड चाइल्ड जो है वो खुद को किसी को कुछ बिना बताए ये लोग खुद को आइसोलेट कर देते हैं, और ये भी एक बहुत ही पैथेटिक वाला चीज़ है। और इस तरह का जो चाइल्ड होते हैं हो गया, वो सोचते रहते हैं क्यों मेरे को सुनाई नहीं देता, लेकिन वो लोग किसी को बोल नहीं पाते हैं। और इसी को एक टीचर एज ए टीचर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का एक चाइल्ड बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम में एक मिसअंडरस्टैंडिंग देखने के लिए मिलता है कि कोई कुछ बोला है उसी को ठीक से समझ में उसको नहीं आता है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन होने लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिखने के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो गया। और मैं यूज फिजिकल कॉन्टैक्ट टू गेन, अगर आप इस तरह का कोई इंडिविजुअल जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट है और उसका अटेंशन आप चाहते हैं, तो आप चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तो उसका अटेंशन ड्रा नहीं कर पाएंगे आप। अगर उसका अटेंशन सच में करना चाहते हैं तो उसका पास जाइए, उसको थोड़ा फिजिकली टच कीजिए, तो उसके बाद वो उसको पता चल जाएगा कि नहीं मेरे को वो कोई बुला रहा है या कोई कुछ बोलना चाहता है। हो गया, तो अटेंशन सीख करने के लिए यहाँ आप अगर चिल्ला चिल्ला कर बुलाएंगे तो वो भी दिक्कत आएगा। नेक्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है सेल्फ एस्टीम इशू। मैं पहले से बोल चुका हूँ कि देखिए एक चाइल्ड का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक चाइल्ड है एक स्कूल में और उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जब उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, आप जितना भी फोर्स करेंगे उनका दोस्तों के साथ खेलने के लिए, वो ऑटोमेटिकली खुद को वो आइसोलेट कर देगा। और जब आइसोलेट कर देगा उसका दिमाग में रहेगा कि मेरे को क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, वो किसी को बोल नहीं सकेगा कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, और ये जो चीज है इसके लिए उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो एकदम लो लेवल पर चला जाता है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए कॉग्निटिव एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक को, यहाँ भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है, और उनमें से जो सबसे मेजर है वो है विजुअल्स रीइंफोर्समेंट। और इस तरह का अगर कोई चाइल्ड है जो कि क्लासरूम में हम उनको पढ़ा रहे हैं, तो हमारा टीचर का ड्यूटी है कि आप विजुअल रीइंफोर्समेंट उसको दो, ना उसको वर्बल रीइंफोर्समेंट दो, क्योंकि वर्बल रीइंफोर्समेंट देने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड आपका क्लास में है और उसको आप रीइंफोर्समेंट देना चाहते हैं तो आप विजुअल रीइंफोर्समेंट दीजिए। ओके, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से ये वाला कैरेक्टरिस्टिक बहुत बार पूछा गया है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सबको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट रीडिंग चैलेंजेस, और उसके बाद रीडिंग चैलेंजेस भी इनको बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसको समझना और उसको फिर और एक बार पढ़ना इनके लिए बहुत एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कि खुद भी अगर हम पढ़ रहे हैं
अगर वो चीज हमको सुनाई दे रहा है, पढ़ रहे हैं और सुनाई दे रहा है, तो हमको वो इमिडिएटली समझ में आ जाता है, और उसका जो अंडरस्टैंडिंगनेस है वो बहुत शार्पली बढ़ जाता है। तो जो इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हो गया, तो वो चिल्ला चिल्ला कर पढ़ेगा तो भी उसको सुनाई नहीं देगा, हो गया, और मन में भी पढ़ रहा है तो भी उसको सुनाई नहीं देगा। तो इसीलिए रीडिंग में इन लोग का थोड़ा चैलेंजिंग दिखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट देखिए तो टास्क इनिशिएटिव, अगर कोई टास्क आप दिए होंगे तो उसी को खत्म करना, हो गया, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना, ये इसी में भी इनका बहुत दिक्कत आता है। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज गैप, और जनरल नॉलेज गैप को भी देखिए तो इनका जो वोकाबुलरी है और वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड जो है इसी का एकदम कम रहता है, जिसके कारण कि इनका जो जनरल नॉलेज का गैप है वो बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर स्पीच लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो एक एक तो बहुत सारे ऐसा डिफ चाइल्ड हैं जो लोग को कि लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आता, कोई लैंग्वेज वो लोग सीख ही नहीं पाते। अगर कोई चाइल्ड जन्म से डीफ है तो वो कोई लैंग्वेज बोलना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारे टाइम देखा गया है कि जो लोग डीफ है, डीफ चाइल्ड है, उनको कुछ लैंग्वेज नहीं आता है, कुछ सिर्फ आवाज करते हैं, हो गया। और जो लोग एम्पेयर्ड है, उनको मतलब उनको कुछ सुनाई दे रहा है, तो उनको लैंग्वेज वो लोग सीख सकते हैं, लेकिन ये भी लैंग्वेज सीखने में उनको डिले होता है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, और उसके साथ साथ कोई अगर इस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है तो इसको भी, यहाँ भी इनको दिक्कत आता है। नेक्स्ट नॉन वर्बल क्यूज, बहुत सारे ऐसे हमारा नॉन वर्बल क्यूज है जिसी को कि इंटरप्रिट करना भी वो लोग के लिए बहुत ही ये दिक्कत वाला चीज हो रहा है। नेक्स्ट ग्रामेटिकल कंफ्यूजन, और एक चीज तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसके बावजूद भी ये जो ग्रामेटिकल कंफ्यूजन है वो एकदम बहुत ज़्यादा दिखने के लिए इनका फील्ड में दिखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को देखें हेयरिंग इम्पेयर को, तो लिसनिंग कैरेक्टरिस्टिक कुछ दिखने के लिए मिलता है। तो जब ये लोग सुनते हैं तो उनका जो इन्फॉर्मेशन जो गेन करते हैं तो उसी को प्रोसेस करने में भी इनका बहुत दिक्कत आता है। इंडिविजुअल में स्ट्रगल विथ प्रोसेसिंग स्पोकन इन्फॉर्मेशन, कोई कुछ बोल रहा है तो उसको प्रोसेस करना वो इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये लोग के लिए होता है। नेक्स्ट डिस्टेंस हियरिंग इशू तो ऐसे तो ये लोग हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, अगर दूर से कोई ऊपर से बोल रहा है तो इनका अंदर कुछ नहीं घुसेगा और इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप कभी किसी हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड से बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर आप प्रीफर कीजिए कि उसका पास जाइए, उसको बोलिए, हो गया, ये एकदम बेस्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, और उसके साथ साथ जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है जो जहाँ की जो कॉन्सोनेंट्स रहता है, ठीक है, उसको भी ये लोग के लिए आइडेंटिफाई करना, इंटरप्रेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट अगर क्लासिफिकेशन को देखिए हियरिंग इम्पेयरमेंट को, तो इसी को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, और हम सबको एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। एंड जो सबसे पहले जो आ रहा है अकॉर्डिंग टू एज एट ऑनसेट ऑफ डिफनेस, हो गया, कि जो हमारा एज के ऊपर डिपेंड करके जो हम डिवाइड किए हैं उसको हम लोग पहले डिस्कशन करने वाले हैं। और उसका जो पहला जो स्टेज आ रहा है वो है क्या, कॉन्जेंशियली डीफ, हो गया। कॉन्जेंशियली डीफ का मतलब क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कॉन्जेंशियली डीफ का मतलब क्या है, कॉन्जेंशियली डीफ का मतलब ये है कि अगर कोई चाइल्ड जन्म से ही डीफ है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेंशियली डीफ, हो गया। और एक तरह का डीफ है एडवेंटियस डीफ। ये क्या होता है कि पहले जब जन्म हुआ कि उसका एकदम अच्छा वाला उसको अच्छे से सुनाई दे रहा था, लेकिन बाद में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इलनेस हो गया, और भी कुछ रीजन हो सकता है जिसके कारण कि वो हियरिंग इम्पेयर हो गया और उसका जो नॉर्मल हियरिंग कैपेबिलिटी था वो खो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एडवेंटियस डिफ बोलते हैं। तो एच और ये ऑनसेट के ऊपर अगर डिपेंड करके हियरिंग इम्पेयर को क्लासिफाई करें तो हमको दो तरह का हियरिंग इम्पेयरमेंट देखने के लिए मिलता है, एक है कॉन्जेंशनली डीफ और दूसरा वाला है एडवेंटियस डीफ। कॉन्जेंशनल डीफ का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ जन्म से जो चाइल्ड डीफ है उनको हम लोग कॉन्जेंशनली डीफ बोलते हैं, लेकिन एडवेंटियसली डीफ हम उनको बोलते हैं जो लोग की जन्म से तो हियरिंग इम्पेयर्ड नहीं थे, डीफ नहीं थे, लेकिन बाद में
किसी ना किसी कारण से उनका जो हियरिंग एबिलिटीज है वो खो गई थी। नेक्स्ट, अगर हम लोग लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है उसी के ऊपर बेस करके ये हियरिंग इम्पेयर को कैटेगराइज करें तो दो कैटेगराइज मिलते हैं। एक तो प्री लिंगुअली डीफ और एक पोस्ट लिंगुअली डीफ। ये प्री लिंगुअली जो डीफ होते हैं, प्री लिंगुअली डीफ वाला जो चाइल्ड होते हैं, ये लोग डीफ बिफोर डेवलपिंग स्पीच एंड लैंग्वेज, कि उनका स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होने से पहले से जो बच्चे डिफ हो जाते हैं, जिनको सुनाई देना बंद हो जाता है और सुनाई नहीं देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि प्री लिंगुअली डिफ बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि पहले जन्म से उनको सुनाई देता है, लेकिन बाद में वो जो लैंग्वेज और स्पीच वो सीखने के बाद वो लोग का जो ये हियरिंग है, हियरिंग एबिलिटीज है, वो चला जाता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं कि पोस्ट लिंगुअली डिफ बोलते हैं। और एक बात यहाँ याद रखिए, ये एकदम से रिसर्च किया गया है कि जो प्री लिंगुअली जो डिफ होते हैं, उनका जो लैंग्वेज और स्पीच जो है वो एकदम पोस्ट होता है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ बोल नहीं पाते, अजीब अजीब सा आवाज करते हैं। लेकिन पोस्ट लिंगुअली डिफ जो होते हैं उनको समझ में आता है और वो लोग बोल भी पाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं लेकिन बोलते हैं। हो गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ इम्पेयरमेंट। ये प्लेस ऑफ इम्पेयरमेंट्स को लेकर भी इम्पेयरमेंट को कैटेगराइज किया गया है, और उसके हिसाब से कंड्यूसिव, सेंसरी न्यूरल और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। ये वाला बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो ऊपर चार्ट आपको नहीं मिलेगा ज्यादातर बुक में। तो कंड्यूसिव हियरिंग लॉस का मतलब क्या है कि जब हमारा साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड ट्रांसमिशन थ्रू आवर आउटर एंड मिडिल ईयर, जब आउटर और मिडिल ईयर के थ्रू हमारा जो साउंड जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, और उसी टाइम कुछ इंटरफेयर हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो हमको अच्छे से सुनाई नहीं देता है। मैं क्या बोला, और एक बार इसको ध्यान से समझिए कि जब हमारा ये जो साउंड है वो आउटर लेयर और मिडिल लेयर के थ्रू जा रहा है और उस टाइम कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंड्यूसिव हियरिंग लॉस। क्योंकि इस तरह का सिचुएशन में हमको समझ में नहीं आता है बहुत सारी चीज और सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और ये एक तरह का अबनॉर्मलिटीज है हमारा इनर ईयर का, और उसके साथ साथ हमारा ऑडिटरी नर्व्स जो है उसी का एक तरह का अबनॉर्मलिटीज है। और एक बार मैं बोल रहा हूँ कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब ये है कि हमारा जो इनर ईयर है उसी में अगर कुछ अबनॉर्मलिटीज आ रहा है, या वो जो ऑडिटरी नर्व्स जो है उसी में कुछ अबनॉर्मलिटीज दिखने के लिए मिल रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस, और ये मिक्स्ड हियरिंग लॉस में क्या देखने के लिए मिलता है, वो दोनों का हो गया। अगर कोई चाइल्ड का जो मिडिल ईयर और आउटर ईयर में कभी जो साउंड ट्रांसमिट हो रहा है और उसमें कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है, और उसी के साथ साथ उसका जो इनर ईयर है उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड हियरिंग लॉस बोलेंगे। नेक्स्ट एक तरह से ये डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस को लेकर क्लासिफाई किया गया है, और उसी हिसाब से 5 क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। पहला जो है वो है स्लाइट, मतलब ये मैनेजेबल है और इसको हम लोग ज्यादातर हियरिंग इम्पेयर में लेते नहीं है, हियरिंग लॉस में लेते नहीं है। वो 27 से लेकर 40 डीबी तक, और ये अलग अलग बुक में थोड़ा सा आपको डेविएट हो सकता है क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा गया है। तो ये हियरिंग लॉस जो 20 से 40 डीबी तक जिनको सुनाई नहीं देता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइट हियरिंग लॉस वाला इंडिविजुअल बोलते हैं। लेकिन जब हमको 41 से लेकर 55 डीबी तक सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह का इंडिविजुअल को हम लोग मिल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट अगर किसी को 56 से लेकर 70 डीबी तक आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसको मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। और जब 70 से 71 से लेकर 91 डेसिबल का आवाज हमको सुनाई नहीं देता है, उसको हम बोलते हैं सीवियरली हियरिंग इम्पेयर। और 91 डीबी से ज्यादा अगर किसी को नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसको प्रोफाउंड में हम लोग डालते हैं। तो सुनिए, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि स्लाइड में कहाँ से कहाँ और कितना से कितना डेसिबल तक साउंड हमको सुनाई देता है। तो याद रखिए 27 से लेकर 40 डेसिबल तक आवाज अगर हमको सुनाई नहीं दे रहा है, ओके, तो उसी को हम लोग
क्या बोलेंगे, स्लाइट हियरिंग इम्पेयरमेंट बोल रहे हैं। अगर मिल्ड में अगर 41 से लेकर 55 डेसिबल तक साउंड जो है वो सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको हम मिल्ड बोलते हैं। मॉडरेट को 56 से लेकर 70 तक दिखते हैं। सीवियर में 71 से लेकर 90 रहता है और प्रोफाउंड में 91 डीबी से ऊपर रखते हैं। और उसी के साथ साथ बहुत सारे कॉमन डिजॉर्डर दिखने के लिए मिलता है ये हियरिंग लॉस को लेकर और हियरिंग इम्पेयरमेंट को लेकर। बहुत बार यहाँ से भी एक क्वेश्चन चला आया है, तो यहाँ हमको कुछ ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है, सिर्फ हमको इसका जो मीनिंग है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसी को याद रखना चाहिए। एक आता है एस एट्रेसिया, और ये एट्रेसिया का मतलब ये एक तरह का एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर कैनल, यूजुअली यूनिलिट्रियल्स, कि अगर कोई चाइल्ड और किसी का भी जो एक्सटर्नल ईयर कैनल है उसी का एब्सेंस है तो उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रेसिया बोलते हैं। और ये हमारा जो कंडीसिव लर्निंग लॉस, कंडीसिव हियरिंग लॉस, जो कि किसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो आउटर और जो देखिए आउटर और कौन सा कंडीसिव में आता है हमारा आउटर और मिडिल ईयर में, जब जब हमारा वॉइस ट्रांसमिशन कर रहा है या साउंड ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है, उसी को हम लोग कंडीसिव बोलते हैं। और ये ईयर कैनाल हमारा कहाँ रहता है कि आउटर और मिडिल्स में रहता है। इसके लिए इस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग कंडीसिव हियरिंग लॉस के अंदर भी लाते हैं। क्या है? एस्ट्रेसिया। एस्ट्रेसिया का मतलब क्या है? जब एक चाइल्ड का ईयर कैनाल्स हो गया, एक्सटर्नल ईयर कैनाल जो कि आउटर्स में देखने के लिए मिलता है, उसी में कुछ दिक्कत है और जिसके कारण की सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कंडीसिव हियरिंग लॉस और एस्ट्रेसिया बोलते हैं। और ये एस्ट्रेसिया जो है वो प्रोजन्स एंड टीचर कोलिज जो सिंड्रोम है उसी के साथ एसोसिएट है। नेक्स्ट एक तरह का डिजॉर्डर देखने के लिए मिलता है अकोस्टिक नोर्मा, और ये एक तरह का नोर्मा है जो कि हमारा न्यूरोफाइब्रोमेट्रोसिस टाइप 2 NF2 जिसको हम लोग बोलते हैं उसी के साथ एसोसिएट रहता है। और ये जो है किसके लिए होता है? कॉजेस स्लोली प्रोग्रेसिव सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया, पोर स्पीच, अंडरस्टैंडिंग एंड फेशियल नमनेस। क्या कि ये एकुटिक न्यूरोमा जो है इसके लिए हमको हियरिंग लॉस, ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस दिखने के लिए मिलता है, पुअर स्पीच अंडरस्टैंडिंग दिखने के लिए मिलता है और फेशियल न्यूमनेस भी दिखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट और एक तरह का जो हमारा क्या डिजॉर्डर है वो है फिस्टुला जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक तरह का डिजाबिलिटी और एक तरह का डिजॉर्डर है जो कि क्या होता है, ए रेप्यूटेड इन द ओवल एंड राउंड विंडो, कि जब ओवल और राउंड विंडो जो है हमारा इनर ईयर में जो दिखने के लिए मिलता है उसी में अगर इंजरी या कुछ दिक्कत हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्टुला बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए तो ऑटो इम्यूनी डिजीज ये एक तरह का डिजॉर्डर है जिसके कारण भी हमारा क्या होता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। ओके, और यहाँ पेशेंट्स को 20% से ज्यादा सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट हम अगर हम देखे तो ओटोटॉक्सिसिटी, ये एक तरह का डिजॉर्डर है जो कि कुछ एंटीबायोटिक और केमोथेरापेटिक एजेंट्स के कारण हो रहा है, कि यहाँ अगर हम कुछ एंटीबायोटिक ले लिए या कुछ मेडिसिन ले लिए जिसके कारण कि हमारा कुछ जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग जो पार्ट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट साइटो मेगालो वायरस, ये एक तरह का कॉन्जेंशियल इन्फेक्शन है और जिसके कारण कि हमारा हियरिंग लॉस जो है, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो भी बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो मेन गिटिस इसको बोलते हैं और ये भी एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है और जिसी का सिम्टम हमको कि हेडेक, नेक स्टिफनेस और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हमको दिखने के लिए मिलता है और ज़्यादातर यहाँ जो मिल्ड से प्रोफाउंड वाला लॉस दिखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम जो है एक क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज है जो कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए तो कोलेस्टोटेटमा, तो ये एक तरह का डिजॉर्डर है जो कि हमारा मिडिल ईयर से एसोसिएटेड है और इसके कारण भी हमको हियरिंग लॉस होता है।
नेक्स्ट है फ्रोजन सिंड्रोम, जिस जो कि हमारा जो ईयर का स्ट्रक्चर है उसी के साथ एसोसिएट है, और उसके कारण हमको सुनाई नहीं देता है। और लास्ट वाला जो है वार्टेविंग सिंड्रोम, जिस जो कि हमारा क्या कि जो फेशियल फीचर्स को भी इम्पैक्ट पकाता है, और जिसके कारण भी 50% से ज़्यादा इंडिविजुअल अफेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट और कुछ है ये ओसर सिंड्रोम्स, टीचर्स कोलिजन सिंड्रोम्स, पेंट्रेट सिंड्रोम, लेमा डिजीज, ये सब भी कुछ डिजॉर्डर है जो कि हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग को कुछ सजेशन दिखे टीचिंग स्टूडेंट्स की टीचर के लिए, जो हियरिंग ईयर इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक रेगुलर क्लासरूम में, तो यहाँ भी हमको बहुत सारे सजेशंस मिला था, मैं बहुत कलेक्ट किया था इधर उधर से बुक और आर्टिकल से, लेकिन उनमें से मैं कुछ को ही यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया हूँ और उसी को कुछ थीम में कैटेगराइज किया हूँ। और जो पहला आता है वो है प्रोमोट एक्सेप्टेंस। हो गया कि स्टूडेंट के अंदर एक तरह का एक्सेप्टेंस प्रमोट करना चाहिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए कि आप एक रेगुलर क्लासरूम में अगर एक हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड को पढ़ा रहे हैं, तो एक चाइल्ड का जो सबसे जो वो एक टीचर का जो सबसे इम्पोर्टेंट है चीज है, वो है कि एक स्टूडेंट्स को उसका जो एक्सेप्टेंस उसका पीयर के साथ उसको पढ़ाना। हो गया। और वेलकम द स्टूडेंट्स की एक इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाओ, जहाँ की वो हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड को फील ना हो कि मैं एक हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड हूँ बोलकर। उसके साथ साथ एजुकेट द क्लास की जो उसका जो क्लासमेट है, उसका जो पियर्स है, उनको इन्फॉर्म करो कि नहीं देखो इसका कान ऐसे मतलब केयर करने में इसको दिक्कत आता है, तो उसी हिसाब से आप ट्रीटमेंट दो, उसी हिसाब से आप बिहेव करो, उसी हिसाब से इसी से कम्युनिकेट करो। हो गया। इस तरह का चीज हमको बोलने पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ नेचुरल मॉडिफिकेशन, और ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन करो वो मेथड में हो गया, या करिकुलम में हो, वो किसी में भी हो, जो कि वो हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड के लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। और उसके साथ साथ एक्नॉलेज करो स्टूडेंट का ये जो यूनिक एबिलिटीज है। अगर कोई हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड है तो उसको एक्नॉलेज करो, उसका जो अच्छा वाला चीज है, उसका जो क्वालिटी थोड़ा मोड़ा है, तो उसको क्या करो कि एनकरेज करो, और उसके साथ साथ हर वक्त उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए अपन दो। हो गया। ये कुछ था कुछ सजेशन जिसके थ्रू कि हम लोग एक हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड को रेगुलर क्लास में अच्छे से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें एंश्योर यूज ऑफ हियरिंग एड, कि बहुत सारे हियरिंग एड्स आज का डेट में डेवलप हो चुका है, जिसी को यूज करके कि हम अगर पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे एक हियरिंग इम्पेयर वाला चाइल्ड, तो बहुत अंडरस्टैंडिंग उसका डेवलप हो सकता है। और उसके बाद आता है रेगुलर चेक, कि रेगुलरली चेक करना चाहिए कि वो जो हियरिंग एड है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और उसके साथ साथ वो स्टूडेंट लोगों का केयर लेने के लिए एनकरेज करना चाहिए। और उसके साथ साथ स्पेयर बैटरीज वो सब कुछ वो ऐड का प्रोवाइड करना चाहिए। और उसके साथ साथ रिलीवेंट पार्टीज जो है उनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। नेक्स्ट जो अगर सजेशन दिखे वो है प्रोवाइड्स प्रिफरेंशियल सीटिंग, कि जो प्रॉक्सिमिटी जो है टीचर का जो सेटिंग है, सिटिंग है और अरेंजिंग है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसे एक प्रॉक्सिमिटी को सेटअप करो जहाँ की वो चाइल्ड को अच्छे से सुनाई दो यार, और उसको लगे कि नहीं मेरे को थोड़ा ज़्यादा एम्फासिस टीचर दे रहे हैं। उसके बाद विजिबिलिटी, की जो हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड है उनको अच्छे से दिखना चाहिए, टीचर को भी और उसके साथ साथ ब्लैक बोर्ड को भी, और कोई भी कुछ यूज कर रहे हैं तो उसको भी दिखना चाहिए, ना कि हम लोग वो हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड को पीछे एकदम बढ़ाएंगे, ये नहीं कर सकते। ओके। नेक्स्ट नॉइज मैनेजमेंट। नॉइज एक तरह का बहुत बड़ा या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट ऑप्टिमल लाइटिंग्स, की लाइट जितना चाहिए उतना यूज करने के लिए यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट यूटिलाइजिंग बेटर लाइफ बेटर ईयर। हो गया कि हमको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा टीचर को। उसके बाद फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट उसका जो इंक्रीज विजुअल इंफॉर्मेशन को हमको तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। लिप रीडिंग आपको सीखना पड़ेगा। हो गया कि आई कांटेक्ट रखो, और जो वो बोल रहा है उसको समझने के लिए ट्राई करो, लिप उसका लिप को रीड करके। उसके बाद स्टेबल पोजीशनिंग, उसके बाद अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन, इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन, चकबोर्ड यूज। हो गया। ये सारे के सारे एक तरह का सजेशन है एक टीचर के लिए, कि
एक हियरिंग इम्पेयर वाला चाइल्ड को एक जनरल क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। और उसके साथ साथ क्लासरूम का जो नॉलेज होता है, ओके, उसको भी मिनिमाइज करना चाहिए, और वो जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको अच्छे से करना चाहिए, और जो सिग्नल है वो एकदम क्वाइट सिग्नल देना चाहिए। और उसके साथ साथ जो टीचिंग प्रोसीजर जो है, ओके, उसी के ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए और मॉडिफाई करना चाहिए। कि अंडरस्टैंडिंग को हर वक्त चेक करना रहना चाहिए, विजुअल एड यूज करना चाहिए, रिटन इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, ओके। ये सारे के सारे एक तरह का सजेशन है टीचर के लिए कि एक हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड को रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, एनकरेज पीयर सपोर्ट, पीयर बडीज प्रूफ वर्क, फोस्टर कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस को फोस्टर करना चाहिए। और उसके साथ साथ स्पीच, जो रीडिंग को एनकरेज करना चाहिए, क्लियर लैंग्वेज यूज करना चाहिए, क्वेश्चनिंग को प्रमोट करना चाहिए, ओके। और एक तरह का टेक्नोलॉजी जो है उसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस प्रोवाइड करना चाहिए, ओके। कैप्शन मीडिया जो है, जहाँ की वीडियो के साथ साथ रेटिंग भी दिखाई देता है, वो यूज करना चाहिए। और उसके साथ साथ वो फैमिलीज भी उसका जो है उसको इंगेज करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद एक टीचर को कुछ स्ट्रैटेजी को यूज करना पड़ेगा एक हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड में, एक हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड को एक इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग में पढ़ाने के लिए। और जो सबसे पहले जो आता है वो है फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट। और ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट में एक चाइल्ड को जो इमोशनल बैरियर है उसी को पहले एड्रेस करना चाहिए, और उसको एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड करना चाहिए। और उसके साथ साथ वो जो चाइल्ड है उसका जो स्किल डेवलपमेंट है, ओके, उसी के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो क्लियर एक स्ट्रैटेजी है वो है रिसोर्स एंड सपोर्ट। कि वो सारे के सारे डाइवर्स रिसोर्स जो है, जो कि कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकता है, ओके, उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट जो एक स्ट्रेटेजी है की टर्म्स टू रिमेम्बर। और हर वक्त की टर्म्स जो है उसको स्टूडेंट्स लोगों को बोलना चाहिए। और उसके साथ साथ जो कंटेंट में चेंज करते रहना चाहिए, ओके। और उसके साथ साथ वो सारे के सारे को जैसे एक साथ एकोमोडेट किया जा सके, उसी हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग को एडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, एरिया ऑफ मॉडिफिकेशन एंड एकोमोडेशन। वो सारे के सारे एरिया में हमको मॉडिफिकेशन और एकोमोडेशन करना पड़ेगा। जैसे कि प्रोसीजर, फिजिकल्स, शेड्यूलिंग, ग्रुपिंग, डिलीवरी, इवैल्यूएशन, हर एक फील्ड में हमको क्या करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस करना पड़ेगा ताकि हम वो हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड को एकोमोडेट कर सकें। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमको फेस फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिजिकल कंसिडरेशंस। जो बच्चे जो बैठ रहे हैं, ठीक है, उनको भी एक कंसिडरेशंस में लेना पड़ेगा। शेड्यूलिंग स्ट्रैटेजी, ग्रुपिंग स्ट्रैटेजी, डिलीवरी टेक्निक, इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट, ये सारे के सारे एक तरह का स्ट्रैटेजी है जिसी को यूज करके कि हम लोग एक हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड को एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट दे सकते हैं। Evaluation of practices, psychosocial considerations, general strategy for organization skill, subject specific strategy, auditory training technique, ये सारे के सारे क्या है कि स्ट्रैटेजी है। और एट लास्ट हमको क्या करना पड़ेगा कि प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट करना पड़ेगा टीचर्स लोगों का। उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट्स चाइल्ड जो है उनको पढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उनका जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स लोगों को इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी एक बार उनके साथ भी कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और ये सब कुछ कर रहे हैं तो हम एक चाइल्ड और एक हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड को अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं। सो these are the educational program, these are the educational strategy, these are the educational steps which can be which should be taken by a teacher to to accommodate a hearing impaired child in a regular classroom or a